न्यासिता सिद्धांत, गांधी जी का न्यासिता सिद्धांत, ट्रस्टीशिप थ्योरी, अब यही गांधी जी का जैसे कभी आर्थिक विचार आ जाए, गांधी जी का कभी आर्थिक विचार आ जाए, कहीं मान लीजिए जो है वो देखा जाए निजी संपत्ति, निजी संपत्ति का मतलब एक होता है व्यक्तिगत संपत्ति, एक होता है निजी संपत्ति, एक होता है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और एक होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत संपत्ति, जैसे हमने चश्मा पहना, ये हमारा व्यक्तिगत संपत्ति है, घड़ी हमने पहन लिया, तो देखा जाए तो मान लीजिए हमारा जो व्यक्तिगत चीज है, जहां मान लीजिए हम रह रहे हैं, वो सब व्यक्तिगत संपत्ति है। लेकिन देखा जाए तो ऐसी संपत्ति जो उत्पादन कार्य करती है, जो पैसा बनाती है, उसको हम बोलेंगे निजी संपत्ति। जैसे ये कोचिंग है तो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति है ना, क्योंकि इससे जो है प्रॉफिट होता है, ये निजी संपत्ति है। तो जो पैसा जो उत्पादन करता है वो निजी संपत्ति, और जो मान लीजिए सपोज करिए कि जो हमारे व्यक्तिगत यूज का है, जो पैसा का उत्पादन नहीं करता, मान लीजिए चश्मा है, अब कहेंगे चश्मे देख रहे हैं तभी तो, मान लीजिए अरे भाई हम चश्मे सड़क पर टहलते भी तो हैं, चश्मा नहीं रहेगा तो कैसे देखेंगे। एकदम सही समझ गए, कोचिंग में लगा हुआ एसी जो है निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, और घर पे लगा हुआ एसी जो है इंडिविजुअल, क्योंकि उत्पादन नहीं कर रहा, जो उत्पादन करता है तो निजी संपत्ति हो गया ना, उत्पादन कर रहा है ना वो। एसी खरीद के 4 किराए पर दे दिए और उससे किराया वसूल रहे 1,000 रुपया महीना गर्मी में, तो पढ़ लीजिए मुल्ला की। अब चाहे चलिए इसका अर्थ, हाँ बोलिए बोलिए, किसमें किसमें? अब मार्क्सवाद तभी नहीं पढ़े कि पढ़ लिए, तो वही तो जो देखिए मार्क्सवाद में, मार्क्सवाद एक अराजकतावाद के करीब है, अराजकतावाद के करीब है, लेकिन मार्क्सवाद और अराजकतावाद में बहुत सारा अंतर है, 2-4 मैं बोल देता हूं। जैसे आप देखते हैं कि मार्क्स जो है देखा जाए तो मार्क्स जो है निजी संपत्ति की आलोचना करता है, लेकिन खुलकर जो है खूनी क्रांति की बात करता है। ये लोग खुलकर खूनी क्रांति की बात नहीं करते हैं। मार्क्स जो है इन लोगों का उद्देश्य निश्चित नहीं है, इन लोगों का है कि पूर्ण स्वतंत्रता आ जाएगा। अब मार्क्स देखिए कहता है कि क्रांति होगी तो उसके बाद समाजवाद आएगा। तो मार्क्स का दर्शन जो है वैज्ञानिक समाजवाद है, साइंटिफिक है। ये लोग देखिए निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए सपोज करिए धर्म नहीं होना चाहिए, ये सब कह तो रहे हैं लेकिन तर्क मजबूत नहीं दे पाते हैं। इन लोगों से कहा जाए तर्क दीजिए, ते लोग बोलते शोषण करता है, लेकिन मार्क्स ने देखिए समझा दिया कि 100 रुपए का कच्चा माल है, फैक्ट्री है, ये मान लीजिए सपोज करिए, इसके बाद जो है 50 रुपया मजदूर को दे दिए, 150 में वस्तु बन गई, 500 रुपया में वस्तु बिक्री हो गई, तो 150 रुपया में वस्तु बनकर तैयार हुई, 500 रुपया में बेच दिया गया और 350 रुपया ये प्रॉफिट हो गया जो पूंजीपति अपने जेब में रख लिया। इस तरह से पूंजीपति जो है देखा जाए तो चुरा रहा है, इस जो है मजदूर का मजदूरी से चुरा लिया, क्योंकि मजदूरी, इस मजदूर के काम करने से ही 500 का कुर्सी बना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है उसको 50 रुपया दे दिया, शोषण कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि मार्क्स के दर्शन में चीजें एकदम स्पष्ट है, निश्चित है। यहां अराजकतावाद में स्पष्टता नहीं है, कह तो रहे हैं, इसलिए तो मार्क्स को साइंटिफिक विचारक कहा जाता है कि मार्क्स एकदम सब सिस्टमेटिक बात बताता है कैसे क्या होगा। ये लोग ये नहीं बताते क्रांति कैसे होगा, मार्क्स तो ये भी समझा दिया क्रांति कैसे होगा। मजदूरों का शोषण होगा, शोषण होगा, और धीरे धीरे मजदूरों का शोषण होते होते जो है वो चेतना मजदूरों में आ जाएगी। अब मजदूरों में जब चेतना आ जाएगी तो मजदूर जो है पूंजीपतियों का गला काट देगा,
जिस तरह से पानी गर्म करते हैं और एक लिमिट तक पानी गर्म होने के बाद वाष्प में बदल जाता है, आप रोक नहीं सकते। आप कुकर को गर्म कर रहे हैं और आप मान लीजिए कुकर का जो घंटी है उस पर हाथ लगा रखें कि उसका जो है घंटी नहीं बजने दूंगा। मान लीजिए हमें कहते हैं कुकर का जो है मैं वाष्प नहीं निकलने दूंगा, अब आप पकड़े हुए हैं, कुकर फट जाएगा। देख रहे हैं मार्क्स से, सेफ्टी वालों क्या फट जाएगा, दीवार वाले देखते तो हैं। जिससे कुकर में कुछ फंस जाता है, देखिए कुकर का ढक्कन जो है वो देखा जाता है इतनी स्पीड से निकलता है कि सब। ये बताइए, ये कहीं ना कहीं मार्क्स ने देखिए हर चीज को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझाया कि क्रांति होगी क्यों, क्योंकि पहले धीरे धीरे शोषण होगा, चेतना बढ़ेगी। शोषण कैसे होगा? इसी तरह से होगा क्योंकि मजदूर का लाभ पूंजीपति का हानि है। जैसा समझिएगा, ये जो मजदूर है उसको 50 रुपया दिया गया तो पूंजीपति का देखिए 350 रुपया हो गया। यदि मजदूर को 100 रुपया देता तो ये 300 रुपया हो जाता। मजदूर को 200 रुपया देता तो कहीं ना कहीं 200 रुपया हो जाता। तो जितना मजदूर को देगा इतना पूंजीपति का नुकसान हो रहा है, पूंजीपति का। इसलिए पूंजीपति लालची है, लोभी है, मानेगा नहीं। और इस तरह से देखा जाए तो 50 रुपया भी देना उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कुछ दिन के बाद वो भी बोलेगा तुम 40 ले लो, आर्थिक मंदी चल रहा है। और ऐसा है कि 360 रुपया उसको बच गया। कुछ दिन बाद बोलेगा तुम्हारा खर्चा ही कितना, दाल चावल तुम्हें खाना है, उसमें इतना पैसा क्या करो, चलो हटाओ 20 रुपया तुम लो। तो इस तरह से वो चुराएगा। चुराएगा तो उतना ही। अब देख बताइए, कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करेगा, उसको भोजन नहीं मिल पाएगा, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएगा। काम किया पूरे दिन, फिर घर पे जाके सुना, घर पे नहीं मान लीजिए व्यवस्था बनाएगा तो घर वाले लोग छोड़ेंगे थोड़े ना, तो सुनाएंगे ही कि कौन सा नौकरी चल रहा है, सुबह शाम तक नौकरी कर रहे हैं, भोजन तक का व्यवस्था हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेचारा घर पर भी सुनेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे उसमें चेतना आएगी कि सब दोष पूंजीपति का है, और धीरे धीरे उसका जो है चेतना मजबूत हो जाएगा, क्रांति के लिए तैयार हो जाएगा, तो क्रांति करेगा। तो मार्क्स है, लेकिन मार्क्स को छोड़िए, यहीं पर यहां इसका अर्थ समझना है, फिर इसका जो है सिद्धांत समझना है, इसका क्या सिद्धांत है, क्या विशेषता है, और फिर जो है समस्या, और फिर इसका मूल्यांकन। देखिए, जैसे गांधी जी का जो, जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि जो संपत्ति का सिद्धांत होता है, इसमें सामान्यतः हम लोग दो तरह की बात जानते हैं। एक तो उदारवादी या पूंजीवादी जो व्यवस्था है, और दूसरा होता है समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था। तो गांधी ने क्या किया, दोनों को मिला दिया। जैसे पूंजीवादी जो व्यवस्था होता है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में जो है वो देखा जाए तो निजी संपत्ति, पूंजीवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति को स्वीकार किया जाता है। अब गड़बड़ हो जाएंगे लगता है कुछ दिन में। ये निजी संपत्ति को स्वीकार किया जाता है। अब फिर जो है देखा जाए तो सार्वजनिक जो संपत्ति है, तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक संपत्ति को जो है अस्वीकार किया जाता है। यही तो होता है। और जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, यहां पर जो है वह सार्वजनिक जो संपत्ति है, तो सार्वजनिक संपत्ति को स्वीकार किया जाता है, और पूंजीवाद जो मतलब कि जो निजी संपत्ति है, इस निजी संपत्ति को हम लोग जो है अस्वीकार करते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया कि एक तरफ इनका निजी संपत्ति और दूसरी तरफ इनका जो है सार्वजनिक संपत्ति, दोनों इनकी जो अच्छाइयां है, भाई निजी संपत्ति की भी अच्छाई है और सार्वजनिक संपत्ति की भी अच्छाई है, तो दोनों अच्छाइयों को मिलाकर गांधी जी ने सिद्धांत दे दिया। अब कैसे दे दिया तो मैं जरा समझाता हूं। गांधी जी ने मध्यम मार्ग अपनाया और ये कहा कि भाई जो ये जो निजी संपत्ति है, जिसकी खूब आलोचना हो रही है कि निजी संपत्ति लोगों ने चुरा लिया, मान लीजिए हड़प लिया किसी का,
बना लिया। गांधी जी को तो पता ही था कि लोग आलोचना करेंगे, तो गांधी जी ने जो मध्यम मार्ग अपनाया, तो गांधी जी ने ये कहा कि ऐसा है कि निजी संपत्ति में नैतिक सुधार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हृदय परिवर्तन की बात गांधी जी करते हैं, क्या कहते हैं, भाई पूंजीपति जो व्यक्ति है, सत्याग्रह के माध्यम से या उसका अहिंसा के माध्यम से, सत्य के माध्यम से उसका हृदय परिवर्तन हम करा सकते हैं। तो यहां पर निजी संपत्ति, ये जो निजी संपत्ति है, तो गांधी ने कहा कि निजी संपत्ति में हम नैतिक सुधार करा सकते हैं। निजी संपत्ति में नैतिक सुधार करके उसे सार्वजनिक संपत्ति बनाया जा सकता है। उसे सार्वजनिक संपत्ति बनाया जा सकता है। निजी संपत्ति में नैतिक सुधार करके पूंजीपति का हृदय परिवर्तन कराकर उसे सार्वजनिक संपत्ति बनाकर कहीं न कहीं जो है समाज के कल्याण में उसका योगदान हो सकता है। यही तो ट्रस्टीशिप थ्योरी है कि गांधी ने एक तरफ जो है निजी संपत्ति को भी स्वीकार कर लिया, सार्वजनिक संपत्ति को भी स्वीकार कर लिया, और दोनों को आपस में मिला दिया और कहा कि भाई निजी संपत्ति रखिए, बस अच्छा व्यक्ति बन जाइए, कि कभी समाज को जरूरत पड़े तो उसमें से निकाल के दे दीजिए और उसमें से उतना ही खर्च करिए जितना वास्तव में आपकी आवश्यकता है। हाँ, गैस का जो सब्सिडी, देखिए शुरू में ऐसे समझिए, शुरू में मोदी साहब ने कहा कि भाई देखा जाए तो जो संपन्न व्यक्ति है उसको क्या करना, गैस की सब्सिडी का छोड़ देना चाहिए। करोड़ों लोग एक ही दिन में छोड़ दिए, याद होगा, एक ही दिन में करोड़ों लोग जो है अपना छोड़ दिए। क्या सही बात है, क्या 400-500 रुपया गैस का सब्सिडी। मान लीजिए आप जाके सपोज करिए आप संपन्न व्यक्ति हैं, 1 लाख रुपया सैलरी पा रहे हैं, 50,000 रुपये सैलरी पा रहे हैं, और ऐसी दिशा में जाके राशन की दुकान पर 2 रुपया किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं। अच्छा नहीं लगता है ना। जान दीजिए, गरीब व्यक्ति को लेने दीजिए। हाँ, तो हमें कहते हैं यहां पर क्या हुआ कि लोगों ने 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। सब्सिडी छोड़ दिया तो देखिए स्वेच्छा से ना, किसी के बारे में ये नहीं कहा गया कि आप छोड़िए। उसमें मोदी साहब ने कहा कि भाई जिसको लगता है कि नहीं हमको नहीं लेना चाहिए, छोड़ दे, व्यक्ति छोड़ दिया गया। अब धीरे धीरे देखा जाए, छोड़ दिया गया तो उसको सब लोगों ने स्वीकार भी कर लिया और फिर उसको बाध्यकारी कर दिया गया कि एक लिमिट के बाद जो है वो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो गांधी ने कहा कि निजी संपत्ति जिसके पास है उस व्यक्ति को हम अच्छा बना देंगे, और ऐसी दशा में वह व्यक्ति जो है आवश्यकता पड़ने पर देखा जाए तो अपनी संपत्ति का प्रयोग जो है वह कल्याणकारी कार्यों में कर सकता है। तो गांधी जी का सिद्धांत उदारवाद और समाजवाद, इन दोनों को मिलाकर तैयार किया गया। दोनों की अच्छाइयों को मिलाया गया और दोनों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। और गांधी ने यह कह दिया कि भाई निजी संपत्ति का गुण भी है ना। यदि निजी संपत्ति, ये सोचिए, निजी संपत्ति की बात नहीं करेंगे तो वो जो दुकानदार वाला जो रात में आप 11 बजे जाते हैं और बेचारा दुकान बंद करता रहता है, और सुबह जब आप आते हैं 7 बजे तो देखिए आपसे पहले ही हाजिर हो जाता है, तो किस लिए आता है? निजी संपत्ति के लिए। उसको आप बोल देंगे कि भाई साहब ऐसा है कि आप कमाते रहिए, आपका पैसा हम लोग शाम को ले लेंगे, सुबह 6 बजे भोर में वो दिखाई देगा। इतना अच्छा से एग्जाम में व्याख्या लिखते तो एकदम एग्जाम में मत लिखिएगा, यहीं सब व्याख्या कर दीजिएगा। तो आप देखते हैं कि जैसे ऐसे समझिए कि गांधी जी ने क्या किया, उदारवाद समाजवाद दोनों को मिला दिया और कहा कि निजी संपत्ति की जो अच्छाई है, भाई किसी के पास निजी संपत्ति है तो देखिए अच्छा व्यक्ति है तो किसी का मदद भी कर सकता है, कुछ दान में भी दे सकता है, समाज कल्याण में भी लगा सकता है। निजी संपत्ति है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसको थोड़ी संतुष्टि भी रहती है। जैसे यूपी बिहार में देखिए, बैंक में 10-20 लाख रुपया रख के जो बूढ़ा व्यक्ति खांस रहा है, पूरे दिन परेशान चल रहा है, 20 लाख रुपया रख के बैंक में चुपचाप देखिए वो शांति से
उसका 1-2 साल उम्र भी बढ़ जाता है। अरे यूपी बिहार में ऐसे भी लोग हैं, जो लोग होंगे समझ गए होंगे बात को, कि उनको जो है उनको ले जाकर 5 लाख रुपया दे दिए कि दादा ये रखिए, ऐसा है कि रख लीजिए काम करेगा, तो समझिए कि उनका 1-2 महीना 1-2 साल उम्र भी बढ़ गया, वो टेंशन फ्री हो गए। तो निजी संपत्ति व्यक्ति को तनाव से भी मुक्त करता है। भाई एक आश्वासन देता है, चलो कोई समस्या आएगा तो हम पैसे से समस्या का निदान कर लेंगे, तनाव भी तो कम हो गया। उसको तो टेंशन नहीं कि कल क्या भोजन होगा, अरे सब बढ़िया, चाहे जितनी महंगाई आए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं जब तनाव कम होगा तो उम्र बढ़ गया ना उसका। तो आप देख रहे हैं कि निजी संपत्ति की अच्छाई है और सार्वजनिक संपत्ति की अच्छाई भी है। सार्वजनिक संपत्ति की अच्छाई है कि जो भी गरीब व्यक्ति है, जो भी है, सब लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं, बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त होता है, एकता अखंडता मजबूत होती है। और जहां पर निजी संपत्ति होती है वहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है विकास भी होता है। भाई अमेरिका देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था, तभी तो इतना विकास हुआ। खूब प्रतिस्पर्धा होता है, खूब लोग जो अनुसंधान खोज करते हैं कि और कैसे हम प्रॉफिट कमाएंगे, और इस तरह से देखा जाए तो खूब प्रतियोगिता चलती रहती है, खूब उत्पादन भी होता है, खूब व्यापार भी बढ़ता है, समृद्धि भी आती है। भाई अमेरिका में अनुसंधान खोज इतना जो हुआ है वो पूंजीवाद की देन है। भारत में भी हम लोग पूंजीवाद को अपना लिए होते ना शुरू में, तो एकदम समझिए विकास का स्पीड बढ़ गया होता, स्पीड बढ़ जाता, क्योंकि पूंजीवाद का ये गुण ही है कि विकास की स्पीड को बढ़ा देगा। और ये जो साम्यवाद है ये बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करता है। साम्यवाद जो है भाईचारे का मार्ग प्रशस्त करता है। साम्यवाद कहीं ना कहीं जो है एकता अखंडता को मजबूत करता है, एकता अखंडता को मजबूत करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये विकास की कुंजी है। जिस देश में पूंजीवाद नहीं वहां विकास होना नहीं है ज्यादा। इसीलिए देखिए चीन जैसा देश भी जो है पूंजीवाद को लाकर साम्यवाद में मिला दिया, क्योंकि उसको पता था कि नहीं मिलाया ना तो सोवियत संघ का हालत हमारा होगा। तो गांधी जी भी इस बात को समझ रहे थे कि न तो मैं पूंजीवादी दर्शन दूंगा न तो समाजवादी दर्शन दूंगा, पूंजीवाद को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पूंजीवाद विकास का जो है सूत्र है। अब उसको मैं ऐसा बनाता हूं जिससे जो है वह समाज कल्याण की भावना से ग्रसित हो जाए। तो गांधी ने कहा कि निजी संपत्ति का उन्मूलन किए बिना इसे सामाजिक हित में प्रयोग किए जाने की बात गांधी जी ने किया। कैसे? तो हृदय परिवर्तन कराकर सत्य अहिंसा के माध्यम से जो व्यक्ति का स्वामी है, जो संपत्ति का स्वामी है, उस संपत्ति के स्वामी को आप इतना अच्छा बना दीजिए कि स्वयं वह जो है स्वामी न मानकर अपने को न्यासी समझ ले, उसका प्रबंधक मान ले, संरक्षक मान ले। देखिए हम कहते हैं गार्जियन, ऐसे समझिए गार्जियन मान लीजिए पैसा रखा हुआ, आपको कोई समस्या होता है, मतलब कोई बात नहीं ले जाइए, आप बोलते हैं थोड़ा 50,000 रुपया दे देते, एक काम था, ले जाइए आप ही पैसा, हम क्या लेके थोड़ी जाएंगे, बस ये है कि रखा हुआ है, जब आपको जरूरत हो ले लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि दुरुपयोग ना हो, कोई बात नहीं, जो आपको जरूरत है, यदि लगता है तो ले लीजिए पैसा, जाइए। हाँ, CSR भी इसी का है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है देखा जाए तो इसी का पार्ट है। क्योंकि जो मान लीजिए 2% जो प्रॉफिट है, वो 2% प्रॉफिट जो है पूंजीपति जो है स्वयं उसको खर्च करे। तो गांधी ने कहा कि ऐसा है कि ऐसा उसका हृदय परिवर्तन कराइए जिससे जो पूंजीपति है वो अपने को जो है स्वामी न मानकर ट्रस्टी मान ले। जैसे गार्जियन जो अभी मैं बताया, अच्छा गार्जियन है, मान लीजिए आप कहते हैं कि हमको ये पढ़ना, कोई बात है पढ़ लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए उसके पास है तो दे देगा, नहीं है तो बोल देगा देखिए भाई 20,000 रुपया सैलरी है, अब मैं आपको 5-7 हज़ार रुपया ही दे पाऊंगा, क्योंकि अन्य भी घर का खर्चा है, आपको चलाना है। अब उसमें आप देखिए अपना व्यवस्था बना लीजिए, कुछ आप भी ट्यूशन पढ़ा लीजिए, कुछ कर लीजिए, पढ़िए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, जितना होगा हम भी कर देंगे। वो ठीक कर रहा है, क्योंकि 20,000 रुपया कमाता है, 20,000 रुपया आप ही दे देगा, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो न्यासी के रूप में जब उस अपने को स्वीकार कर लेगा कि हम संरक्षक हैं, तो ऐसी दिशा में जो है वो अपना कर्तव्य मान लेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में वृद्धि करें, और यदि समाज में कोई समस्या उत्पन्न होता है
तो उस समस्या का हम जो है समाधान कर दें, उस संपत्ति से निकाल कर हम किसी की मदद कर दें, और उस संपत्ति से हम उतना ही खर्च करें जो अपरिग्रह बताया था। अपरिग्रह का मतलब उतना ही संपत्ति से खर्च करें जितना जरूरी है। संपत्ति का मतलब ये नहीं कि उसका बर्बाद करेगा। संपत्ति जो है, देखिए ये बताइए, आप समृद्ध व्यक्ति हैं, इसका मतलब कि पानी खोल के नल का छोड़ देंगे? मान लीजिए पूरे लाइट ये सब हम लोग जला उला के रात में चले जाएं, इसका मतलब क्या होता है? भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे रुपए की लाइट और एसी उसी जला उला के रात में हम लोग सब लोग चले जाएंगे, चले दीजिए जैसे चल रहा है। नहीं, गलत। चाहे जितना भी जिसके पास हो, चीजों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि जो संरक्षक मान लेगा, अपनी जरूरत के अनुसार उसका प्रयोग करेगा, शेष भाग जो है वो देखा जाए तो समाज के लिए जो है वह रख देगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो पूंजीपति जो है उसमें से निकाल कर समाज के लिए दे देगा। ऐसी जो मनोभावना है वो ट्रस्टीशिप है। और यदि मान लीजिए वो अपनी संपत्ति देने से मना करता है तो उसके खिलाफ सत्याग्रह किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, उसका हृदय परिवर्तन कराया जाएगा। क्लियर हो गया? अर्थ लिखिए। गांधी जी का सिद्धांत साम्यवाद तथा उदारवाद दोनों की, गांधी जी का सिद्धांत साम्यवाद तथा उदारवाद दोनों की कमियों को दूर करके, अच्छाइयों को लेकर बनाया गया है। दोनों की कमियों को दूर करके अच्छाइयों को लेकर बनाया गया है। जिसमें निजी संपत्ति का उन्मूलन किए बिना, समापन, निजी संपत्ति का उन्मूलन किए बिना इसे सामाजिक हित में प्रयोग किए जाने की बात की जाती है। सामाजिक हित में प्रयोग किए जाने की बात की जाती है। इसके तहत जो व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है, वह स्वयं को स्वामी न मानकर न्यासी / प्रबंधक / संरक्षक, स्वीकार करे। और अपना कर्तव्य समझे कि हमें संपत्ति में वृद्धि करना है। और उसमें से उतना ही प्रयोग में लाना है जितना आवश्यक हो। उतना ही प्रयोग में लाना है जितना आवश्यक हो। शेष भाग समाज के लिए रखे। और यदि पूंजीपति ऐसा करने से
इनकार करे तो, यदि पूंजीपति ऐसा करने से इनकार करे तो उसके खिलाफ सत्याग्रह किया जाए। यदि पूंजीपति ऐसा करने से इनकार करे तो उसके खिलाफ सत्याग्रह किया जाए। कभी आर्थिक सिद्धांत आएगा तो यही लिखिएगा। एक चीज ध्यान रखिए, आप लोग के जीएस के फर्स्ट पेपर में भी तो आप लोग हिस्ट्री में गांधी जी पढ़ते होंगे, वहां पर भी तो न्यायता सिद्धांत पढ़े होंगे, वहां भी न्यायता सिद्धांत आएगा तो इसी को लिख के चले आइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत भी है ना, न्यायता सिद्धांत। पता लगे पूछ दिया गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत लिखिए, जैसे राज्य सिद्धांत का मतलब दार्शनिक अराजकतावाद, उसी तरह से आर्थिक सिद्धांत का मतलब न्यायता सिद्धांत। गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत, कहीं शार्ट नोट पूछा भी होगा गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत, कुछ नहीं, यही लिखना है। और हिस्ट्री में भी आएगा तो यही लिख के आइएगा। हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, एक बार ध्यान रखिएगा। कोई कितना भी कहे कि नहीं हिस्ट्री का अलग अपना लिखने का दृष्टिकोण है, कुछ नहीं दृष्टिकोण है, यही सेम लिख के आइएगा। इतना हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे भी नहीं, एक बार बता दूं, इतना हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री में 5 लाइन पढ़ेंगे, न्यायता क्या है बस जान लीजिए, हो गया, उसी को बढ़ा लीजिएगा 300 वर्ड में। इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें कोई घबराने की बात नहीं, उसमें आएगा चुपचाप लिख के चले आइएगा। अभी डॉक्टर अम्बेडकर हुए, चाहे अरविंद हुए, गांधी हुए, जितने विचारक हम लोग के यहाँ है, वो इथिक्स में भी आता है। और वही आप लोगों के हिस्ट्री में भी मान लीजिए फर्स्ट पेपर में जो आएगा, जाके वही चुपचाप सेट करके लिखिएगा। इससे अच्छा नहीं लिखाएगा वहाँ, अन्य तो इतना आपको कोई बताएगा, 4 लाइन बताएगा, क्योंकि हमारा तो थ्योरी है ना, तो हम तो यदि समझाएंगे नहीं तो आपको कैसे लिख पाएंगे आप। हम लोग की तो मजबूरी है कि थ्योरी है। यदि हम लोग गांधीवाद नहीं पढ़े तो फिर पढ़ेगा कौन? यदि हम लोग गांधीवाद नहीं समझा पाए तो फिर गांधीवाद समझाएगा कौन? यदि पॉलिटिकल साइंस वाला नहीं समझा पाएगा ट्रस्टीशिप सिद्धांत कि है क्या, और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, या किसी ने पूछा कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है, 2 लाइन हमें बताए थे, और आप बोले रट के नहीं आया हूं, तो सोचिए हम लोग को पढ़ाना बेकार ही हो जाएगा। तभी तो चार्ट बनाता हूं कि भैया ऐसा मत करिएगा। अब पहला सिद्धांत समझिए। पहला सिद्धांत का मतलब कि जो अब एक बताता हूं तब लिखिएगा कि देखा जाए तो ये न्यायता सिद्धांत जो है दार्शनिक रूप से अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि ये बाइबल की अवधारणा से भी प्रभावित है। गांधी जी इसमें जो है बाइबल को भी जो है वो देखा जाए तो समेट रहे हैं, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि संपत्ति जो है मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। संपत्ति ईश्वर प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में बाधा होता है। गांधी जी ने ये कहा, बाइबल में लिखा गया है। तो ऐसे दिशा में देखा जाए तो गांधी जी ने इससे प्रभावित होकर ये सिद्धांत दिया। क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति व्यक्ति है उसको यदि ये समझा देंगे कि ज्यादा संपत्ति जो है उसके प्रति लालच जो है ईश्वर प्राप्ति में बाधा है, मोक्ष आपको नहीं मिलेगा, तो वह संपत्ति से ज्यादा जो है लगाव नहीं रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संपत्ति, लेकिन ज्यादा लगाव रखना। देखिए कितने लोग होते हैं प्राण चला जाए संपत्ति नहीं जाना चाहिए। गांव देहात में देखते हैं डॉक्टर बोल दिया कि भाई आपको हार्ट अटैक हो गया है, 4 लाख रुपया लगेगा, रखे हुए 20 लाख अकाउंट में, और तब भी देखिए सोच रहे हैं कि बच्चा पूछा क्या करे पिताजी, पैसा निकाल के लाएं, 4 लाख ऑपरेशन करवा दें, घर लेके चलो। पैसा मत निकालो, क्योंकि पैसा हमारा प्राण है, वो रहना चाहिए, मैं रहूं चाहे मत रहूं। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको गांव में। तो आप देख रहे हैं कि वो पैसे को अपने से ज्यादा महत्व देते, ये नहीं सोचते कि पैसा किसके लिए, हमारे लिए। पैसा साधन है ना, हम लोग साध्य है ना। अरे मैं रहूंगा तब ना पैसा रुपया है, तो माना तो पैसे को ही वो लोग जो है एक तरह से साध्य मान लेते हैं। तो यदि पूंजीपति ये बात जिस दिन समझ जाएगा कि नहीं पैसा रुपया जो है देखा जाए तो मोक्ष प्राप्ति में हमारे बाधा बनेगा, ज्यादा लालच नहीं होना चाहिए। ठीक है भगवान ने हमको दिया उतना ही खर्चा करेंगे, समाज कार्य में भी कभी लगा देंगे, कुछ कर देंगे। तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत यही तो है कि उसके मन में ज्यादा लालच न आने पाए, नंबर 1।
न्यासता का सिद्धांत दार्शनिक रूप से अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। दार्शनिक रूप से अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। दार्शनिक रूप से अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही बाइबल से भी प्रभावित है, जिसमें कहा गया कि संपत्ति बाइबल से भी प्रभावित है। जिसमें कहा गया कि संपत्ति ईश्वर आब्लिक मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। संपत्ति ईश्वर आब्लिक मोक्ष प्राप्ति में बाधा है। बौद्ध धर्म में स्पष्ट नहीं है। उस सबसे अपरिग्रह का मतलब होता है उतना ही प्रयोग करना जितनी हमारी आवश्यकता है। ठीक, यही तो कहा गया है। हाँ, जैन बौद्ध दोनों में, लेकिन बाइबल में तो ये शब्द ही लिखा गया है कि ज्यादा संपत्ति के प्रति लगाव रखना, ईश्वर से आप उतना ही दूर होते चले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति संपत्ति रखे, ज्यादा लगाव नहीं। जैसे मान लीजिए, देखिए कितने लोगों का मान लीजिए संपत्ति चोरी हो जाता है। इधर मान लीजिए चोर संपत्ति लेके गया और उधर हो गए, उधर निकल गए, इतना उनको झटका लग जाता है, हार्ट अटैक हो गया, खत्म। पढ़ते हैं ना पेपर में, इधर चोर संपत्ति लेके गया, उधर उनको भी लेके गए। यमराज भी उधर ही खड़े थे बगल में उधर चोर लेके जाएगा, इधर मैं लेके आपको चलूंगा, क्योंकि आपको इतना झटका लगेगा कि आप जिंदा रह नहीं पाएंगे। इतना भी नहीं होना चाहिए। अरे गया सो गया, कौन किस्मत लेके गया। ठीक है, जीवन है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, कोई इतना बात नहीं कि जीवन उसके लिए खत्म कर दिया जाए। जो गया सो गया लेके। दूसरा बात समझिए, अब देखते हैं कि न्यासता सिद्धांत जो है वर्ग सहयोग पर आधारित है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताया कि इसके माध्यम से पूंजीपति और मजदूर के बीच आपसी सहयोग बन रहा है। पूंजीपति जो है अपना पैसा देखिए मजदूर को देने के लिए तैयार हो रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि श्रमिक जो है, श्रमिक उद्योगों के प्रबंधन में भागीदार बन रहा है। भाई अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों के प्रबंधन में ही तो भागीदार बना, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो पूंजीपति उसको पैसा देगा। नंबर 2, न्यासता सिद्धांत वर्ग सहयोग की अवधारणा पर आधारित है। न्यासता सिद्धांत वर्ग सहयोग की अवधारणा पर आधारित है। वर्ग सहयोग की अवधारणा पर आधारित है। क्योंकि इसके माध्यम से पूंजीपति और मजदूर के बीच आपसी सहयोग बढ़ता है। पूंजीपति और मजदूर के बीच आपसी सहयोग बढ़ता है। आपसी सहयोग बढ़ता है। नंबर 3, यह सिद्धांत अप्रत्यक्षतः श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदार बनाता है। अप्रत्यक्षतः उद्योगों के प्रबंधन में भागीदार बनाता है। उद्योगों के प्रबंधन में भागीदार बनाता है, जो समाज में विकास के लिए सहायक है।
इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह जो सिद्धांत है वो अभी मैं बताया कि विकास और देश की एकता अखंडता दोनों को मिलाता है। उदारवाद का काम है विकास और साम्यवाद का काम है एकता अखंडता को मजबूत करना, तो दोनों को मिलाता है। और यह देखिए, यह विकेंद्रीकरण पर आधारित अर्थव्यवस्था है। विकेंद्रीकरण पर आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीपति जो है वह देखा जाए तो जब पूंजीपति का हृदय परिवर्तन हो जाता है तो कहीं न कहीं जो है वह ग्रामीण स्तर पर औद्योगिक इकाई लगाएगा, कुटीर उद्योग लगाएगा, लोगों को रोजगार देगा, भाई लोगों का शोषण भी कम करना शुरू कर देगा। भाई बाद में दे दें, चाहे अभी ले लो, बाद में भी हमको देना ही है, अभी ले लो, सुखी से रहो, तुम भी अच्छा से काम करो, लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन पूंजीपति ये समझ ले कि हमारा संपत्ति नहीं समाज का है, हमारे चूंकि हम इसका प्रबंधन कर लेते हैं, इसको ठीक ढंग से मैं सुरक्षित कर लेता हूं, इसलिए भगवान ने हमको दिया है तो हम रखे हैं। तो ऐसे सामने लोगों को बेरोजगारी है, चलो भाई 10-5 और उद्योग धंधे लगवा देते हैं, सब लोग अपना जो उसमें 100 लोगों को नौकरी भी लग जाएगा। तो ऐसे सामने देखा जाए तो यदि ये जो न्यायता सिद्धांत है समाज में संघर्ष की भावना को रोकने का एक साधन कह सकते हैं, आर्थिक असमानता को कम करने का भी साधन है। यदि पूंजीपति ये मान ले कि नहीं ये हमारा संपत्ति समाज का है तो फिर आर्थिक असमानता में कमी आएगा, वो लोगों का पैसा मारेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हाँ लोगों का ही पैसा मेरे पास है, तो चुराएगा नहीं। लिखिए, यह सिद्धांत विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यह सिद्धांत विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर आधारित है। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसके तहत पूंजीपति ग्रामीण स्तर पर औद्योगिक इकाइयों आबली कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा। आबली कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा, लोगों को रोजगार देगा। ग्रामीण स्तर पर औद्योगिक इकाइयों आबली कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा, लोगों को रोजगार देगा। समाज में संघर्ष कम होगा। अब यह देखिए, गांधी जी का यह जो सिद्धांत है नैतिक दृष्टिकोण से औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहता है। मतलब औद्योगिकरण में नैतिकता को मिलाने का प्रयास है। अभी जैसे मैं बताया कि जब पूंजीपति को ये लगेगा कि नहीं एक समाज की संपत्ति है तो पूंजीपति जो है, अभी मैं बताया कि छोटे उद्योगों की स्थापना करेगा, कहीं न कहीं किसी का पैसा मारेगा नहीं, जैसा समझिएगा। अभी जो मैं बता रहा था, इसको यदि 20 रुपया देंगे और अपने पास रखेंगे, अब कितना रख लिया, 380 रुपया अपने पास रख लिया, ठीक। अब 20 रुपया इसको दे दिया, तुम्हारा खर्चा ही क्या है ये बताइए। अब फिर जो है 380 रुपया, मान लीजिए 1000 मजदूर से कमाया, एक मजदूर से 380 रुपया कमा रहा है, 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो वह अब फिर कमा कर ठीक हुआ, हाँ 3,80,000 नहीं 38,000 रुपया होगा ना, अरे नहीं 4 जीरो हो गया, हाँ 4 जीरो, तो मान लीजिए ये हो गया, तो अब 3,80,000 रुपया कमाया। तो ये बताइए 3,80,000 रुपया कमाया तो ऐसे ही 10 दिन का पैसा इकट्ठा कर लेगा तो फिर 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि अब ये जो पैसा हो गया इससे दूसरा फैक्ट्री लगाएगा, फिर वहां मजदूरों का शोषण करेगा, जैसे समझते रहिएगा बस। अब ये बताइए, खूब देश के भीतर उत्पादन हुआ लेकिन वो मजदूर बेचारा चावल दाल सब्जी भी ज्यादा खरीद नहीं पाएगा, चावल दाल अचार से ही काम चलाएगा, ठीक।
क्या जाके फ्रिज खरीदेगा, क्या जाके रेडियो खरीदेगा? कुछ नहीं खरीदेगा। आर्थिक मंदी आएगी ना, तो देख रहे हैं आर्थिक मंदी आ गई। यही तो आर्थिक मंदी होता है कि सामान का उत्पादन हो गया, खरीदार है नहीं, तो मांग ही नहीं है। तो मांग ही नहीं है तो ऐसे दिशा में जो है आर्थिक मंदी आ जाएगा। तो बताइए पूंजीपति अपना सामान फ्रिज लेकर, टेलीविजन लेकर कहाँ जाएगा? दूसरे देश में जाएगा ना। साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलेगा ना, नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलेगा ना। तब देख रहे हैं गांधी जी कितने दूरदर्शी विचारक हैं। उन्होंने कहा कि ये सब व्यवस्था जो है, ये सब साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को रोकने का, जब पूंजीपति चुराएगा ही नहीं किसी को, सबको पैसा, मान लीजिए इसको यदि 100 रुपया आप देते, अब 20 रुपया में खर्चा चला के 80 रुपया बचाता, तो ऐसी दिशा में जाकर जो है 2-4-5 महीने पर कुछ मोबाइल खरीदता, कुछ मान लीजिए फिल्म भी देखने जाता है एक दिन हफ्ते में, चलो आओ सब लोग चले, 100-150 रुपया बचा हुआ है। तो मान लीजिए जब उसको आप उतना दे नहीं कि वो फिल्म देखने जा पाए, जब उसकी उतनी आमदनी है नहीं कि कहीं घूमने जा पाए, तो फिर तो आर्थिक मंदी आएगा ही। अभी जो हो रहा है यही तो हो रहा है कि किसी देश में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो मान लीजिए लोग खरीदार हैं उनके पास पैसा रहे जिससे वो खरीद सके। मान लीजिए पैसा लोग रखे थे बक्से में, उसको जो है आपने जो है नोटबंदी के समय सब जमा करा लिया, ठीक, कितने लोग बेचारे डर के मारे जमा किए नहीं, अब वो बैलेंस सब गड़बड़ हो गया, और उस पर से थोड़ी बहुत जो कसर रही वो जीएसटी ने मारा। जीएसटी ने, क्योंकि अब मान लीजिए जो छोटा मोटा दुकानदार है बेचारा शाम को सब जीएसटी उसी जमा करके और अपने जितने मजदूर हैं सबसे कहता है भाई देखो पहले मैं 500 रुपया देता था, तुम्हें रहना हो तो रहो, न रहना हो तो मत रहो, लेकिन मैं 200 रुपया ज्यादा दूंगा नहीं क्योंकि मैं सरकार को जीएसटी दे रहा हूं। अब मजदूर बेचारा कहाँ जाएगा, बोलता बाबूजी बाद में सुधर जाएगा। हाँ सुधरेगा तो बढ़ा दूंगा, अभी तो चलने दो तुम। अब 200 रुपया दिया, अब मजदूर गरीब का गरीब है, कुछ खरीद तो सकता नहीं। तो देखिए क्या स्थिति चल रहा है। मकान उकान कोई खरीद रहा है नोएडा में? वैसे ही सब बना हुआ। देखिए प्रचार पेपर में देखिए निकल रहा है, दाम घट गया है, कोई खरीदारी नहीं तो कैसे होगा। देखिए गांधी जी का सिद्धांत नैतिक दृष्टि से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहता है। नैतिक दृष्टि से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहता है। नैतिक दृष्टि से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहता है। यह साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को, यह साम्राज्यवाद आप लिखो उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को कम करने का साधन है। कम करने का साधन है। आप लिखो उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को कम करने का साधन है और सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देता है। और सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देता है। सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देता है। एक पॉइंट लिख दीजिए, पूंजी का संकेंद्रण कम करने की व्यवस्था है। अगला पॉइंट, पूंजी का संकेंद्रण कम करने की व्यवस्था है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी करता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी करता है। अब समझ में आया स्टार्टअप स्टैंडअप योजना? इसीलिए सरकार ने शुरू किया, क्योंकि लोग छोटा मोटा दुकान चलाएंगे, 2-4 लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 पैसा कमाएंगे, तभी तो सब व्यवस्था चलेगा। इसलिए सरकार जल्दी जल्दी जो है मुद्रा योजना सब शुरू की थी कि लोग जो है स्पीड में आ सके। भाई कोई मान लीजिए हम कहते हैं मैं आता हूं देखता हूं छोले वाला तो कौन वाला, यहाँ बहुत सब लगाते हैं सब। मान लीजिए देखा जाए तो उसमें पोहा वाला देखता हूं, पोहा वाला तो इंदौर का पोहा तो कौन है ठेले पर, तो मैं उन सबको देखता हूं कि मान लीजिए एक पोहा अपना बना रहा है, एक प्लेट वोट अपना ठीक कर रहा है, 2 लोग अपना पोहा खा रहे हैं।
तो बताइए, कम से कम एक लोग बना रहा है, 2 लोग अपना प्लेट और साफ करके लगा रहे हैं, 3 लोगों को रोजगार मिला है ना वहां पर, शाम तक सब लगे रहते हैं, कुछ किया ना कम से कम। अब समस्या देखिए, पहली समस्या ट्रस्टीशिप सिद्धांत का क्या है। आज का जो वैश्वीकरण है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उससे पूर्णतः मेल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है वो देखा जाए ज्यादा मशीनीकरण के समर्थक नहीं थे, मशीनीकरण के समर्थक थे, ज्यादा नहीं, बड़ी बड़ी मशीन और ये सब ज्यादा समर्थक नहीं थे। और पूंजी कैपिटल मोनोपोली, पूंजी के संकेंद्रण का भी गांधी जी विरोध करते थे। जबकि आज वैश्वीकरण में यही हो रहा है कि विश्व में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है और 90% लोग 10% संपत्ति में काम चला रहे हैं। तो आज के वैश्वीकरण से गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत मेल नहीं खाता। नंबर 1, न्यास्ता का सिद्धांत वैश्वीकरण आबलिक पूंजीवादी व्यवस्था से पूर्णतः मेल नहीं खाता। न्यास्ता का सिद्धांत वैश्वीकरण आबलिक पूंजीवादी व्यवस्था से पूर्णतः मेल नहीं खाता। वैश्वीकरण आबलिक पूंजीवादी व्यवस्था से पूर्णतः मेल नहीं खाता, क्योंकि वर्तमान में मशीनीकरण तथा पूंजी के संकेंद्रण पर बल दिया जाता है। कैपिटल मोनोपोली, एकाधिकार लिखिए, ज्यादा अच्छा शब्द है। पूंजी एकाधिकारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मशीनीकरण तथा पूंजी एकाधिकारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, दोबारा बोल देते हैं, क्योंकि वर्तमान में मशीनीकरण तथा पूंजी एकाधिकारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूंजी एकाधिकारवाद, कैपिटल मोनोपोली को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा बात देखिए, आज देखिए गांधी जी जब दर्शन दे रहे हैं तो उतनी जनसंख्या भारत में नहीं थी, लेकिन आज जनसंख्या ज्यादा है। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा उत्पादन की आवश्यकता है। जो कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग के साथ जो है देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना से ही हो सकता है। इतने लोग हैं, सब जगह शहर में दर्जी कपड़ा सिलता है, दर्जी के कपड़ा सिलने से हम लोग को कपड़ा मिल पाएगा? कभी आपने सोचा? एक छोटे से कस्बे मान लीजिए 10 दर्जी हैं, 10 दर्जी कपड़ा सिल के पूरे छोटे कस्बे में सबको पहना पाएंगे कपड़ा? नहीं पहना पाएंगे। इतना टाइम कहाँ है, इतना टाइम कहाँ है? कैसे पहले क्या होता था, एक बार गए कपड़ा नापी जोखी देकर आए, फिर एक बार वो फिर बीच में बुलाता था, सब कच्चा सिल के बुलाता था कि सही फिटिंग वुटिंग हुआ कि नहीं, फिर एक बार फाइनल सिलता था, फिर एक बार बुलाता था। और उस पर से भी मान लीजिए वो कपड़ा बिना जो है ट्रायल किए चले गए कहीं शादी विवाह, पता लगे एक हाथ छोटा ही सिल दिया है देखते तो थे, एक बाह ही छोटा सिल दिया, ये भी होता था। एक बार ऐसे जो है वो सिला, एक बाह जो है इतनी छोटी हमारी सिल दी, एक बड़ी। अब मेरे समझ में नहीं आया कि अब करूं क्या, अब क्या उसको मोड़ लिया और क्या डिजाइन बना लिया, ऐसे डिजाइन बना लिया। सब बोले कि अरे इसको बंद कर लेते, हम लोग ऐसे अच्छा लग रहा है, आपको क्या पता। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो ये भी तो समस्या है कि गांधी जी का दर्शन ठीक होते हुए मेल भी तो खाना चाहिए। नंबर 2, वर्तमान भारत में जनसंख्या ज्यादा है, मूलभूत आवश्यकता के लिए वर्तमान भारत में जनसंख्या ज्यादा है, मूलभूत आवश्यकता के लिए ज्यादा उत्पादन की आवश्यकता है, जो बड़े उद्योगों से ही संभव है,
जिसके लिए बड़ी मशीनों का उपयोग आवश्यक हो जाता है, बड़ी मशीनों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। बड़ी मशीनों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। भाई देख रहे हैं, जैसे आप देखिए बड़े बड़े जो कारखाने हैं वहां पर 4-5 लोग काम करते हैं, सब काम मशीन से होता है। भाई उस सब आप देखते तो हैं आजकल, जैसे सऊदी अरब का मैं एक दिन देख रहा था डिस्कवरी चैनल में, वहां पर जो मान लीजिए भैंस हैं, गाय हैं, सब मशीनों से पूरा सिस्टम उनका है। देखिए मान लीजिए हरियाणा में भी बहुत सारा लोग जो है लगवा रखा है, वहीं से तकनीक लाके लग रखा है। तो हमें कहते हैं मान लीजिए सपोज करिए जब बड़ी बड़ी मशीनीकरण है, इतने लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना है। और आलोचक ये कहते हैं कि गांधी जी हम लोगों को जो है भ्रमित कर दिए। गांधी जी भ्रमित इसलिए कर दिए क्योंकि इस सिद्धांत के माध्यम से न तो पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन हुआ और दूसरी तरफ मजदूर भी क्रांति करने में असफल हो गया, क्योंकि वो भी सोचता था कि आज नहीं तो कल, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी चली गई, इसी चक्कर में क्या अब हृदय परिवर्तन होने वाला है। तो ऐसी दिशा में मजदूर क्रांति भी नहीं कर पाया। और इस तरह से विचारकों ने कहा कि भाई ऐसा है कि गांधी जी का न्यास्ता सिद्धांत पूंजीपतियों का रक्षा कवच था। ये पूंजीवाद को बचाने का एक तरीका था नैतिक, क्योंकि गांधी जी को पता था गरीब लोग ज्यादा हैं और मार्क्स जो है थ्योरी दे रहा है, गला काट देंगे लोग, मानेंगे नहीं। इसलिए अब इन लोगों को मैं ऐसे समझाता हूं जिससे ये लोग जो है मैनेज हो जाएं। लिखिए, न्यास्ता सिद्धांत भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। न्यास्ता सिद्धांत भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। आलोचक कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। न्यास्ता सिद्धांत भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है क्योंकि व्यवहार में न तो पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन होता है, न तो पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन हो सकता है, और न ही मजदूर क्रांति कर सकता है, और न ही मजदूर क्रांति कर सकता है। न ही पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन हो सकता है और न ही मजदूर क्रांति कर सकता है, और न ही मजदूर क्रांति कर सकता है। इसी कारण कुछ विचारकों ने इस सिद्धांत को पूंजीवाद का रक्षा कवच माना है। इस सिद्धांत को पूंजीवाद का रक्षा कवच माना है। बस करें, 150 शब्द में आता है, मूल्यांकन लिखिए। तो उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी यह सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों से मेल खाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों से मेल खाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों से मेल खाता है। क्योंकि इसने आंदोलन के दौरान पूंजीपति तथा मजदूर को आपस में जोड़ने का कार्य किया। पूंजीपति तथा मजदूर को आपस में जोड़ने का कार्य किया। पूंजीपति तथा मजदूर को आपस में जोड़ने का कार्य किया। कुटीर तथा घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया। कुटीर तथा घरेलू उद्योगों का
संरक्षण किया, कुटीर तथा घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया और विकेंद्रीकृत व्यवस्था को बढ़ावा दिया जिसका प्रभाव आज भी दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है, जिसका प्रभाव आज भी डीपीएसपी में देखा जा सकता है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसका प्रभाव आज भी डीपीएसपी में देखा जा सकता है, जिसका प्रभाव आज भी डीपीएसपी में देखा जा सकता है। ठीक है भाई, डीपीएसपी तत्व में देखिए कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, पंचायतों की स्थापना, विकेंद्रीकरण, सबके जीवन आवश्यकता की पूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब लिखा गया है। तो गांधी जी यही तो चाहते थे कि केवल पूंजीपति खुशहाल न रहे, मजदूर भी खुशहाल रहे। आधुनिक सभ्यता के विरोधी क्यों थे? तो सब मिला के एक एक पॉइंट चलेगा ना वहां पर, बस सब पढ़ा लेता हूं तो उसके बाद बोल दूंगा तुरंत। वे आधुनिक सभ्यता के विरोधी नहीं थे, वो पूरा नहीं वैसे लिखाएगा। आधुनिक सभ्यता में कुछ जो पहलू है उसके विरोधी हैं। जैसे अभी मैं बताया, बड़ी मशीनीकरण है, मान लीजिए सब वो करिए, कैपिटल मोनोपोली है, तो पूर्णतः पूंजीवाद है, उन सब चीजों का गांधी जी विरोध करते हैं। ज्यादा जो है कानून है भाई, ज्यादा जो है देखा जाए तो सरकारी हस्तक्षेप है, इन सब चीजों का गांधी जी विरोध करना चाहते हैं। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर उसका दूसरा पक्ष भी लिखना पड़ेगा कि वर्तमान जो है जो व्यवस्था चल रही है, तो उस व्यवस्था में कहीं न कहीं जो है अधिकांश चीजें गांधीवादी मूल्यों के आधार पर दिखाई देती हैं, फिर उसको लाकर कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब मूल्यांकन लिखना पड़ेगा। कहीं आया होगा, क्वेश्चन पढ़िएगा पूरा। अब इसका चलिए अहिंसा पर विचार। गांधी जी का अहिंसा क्या है? तो पहले अहिंसा का अर्थ, फिर अहिंसा का स्वरूप आवली विशेषता, फिर इसमें अपवाद, ये भी 150 शब्द का आता है, फिर इसके बाद इसका मूल्यांकन, ऐसे ट्रस्टीशिप सिद्धांत देखिए आया होगा, आप लोग देखिएगा। गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ऐसे सेट करके लिख के आइए, नंबर नहीं मिलेगा। कोई देखिए पॉलिटिकल साइंस नंबर नहीं मिलता। अरे आप कुछ ढंग से लिखते हैं कि आपको नंबर देगा, कुछ ढंग से होना भी तो चाहिए। नहीं, सर्वोदय का पूरा पढ़ाऊंगा, वो तो पूरा पढ़ाऊंगा। जैसे ये पढ़ा रहा हूं वैसे सर्वोदय पढ़ाऊंगा। सर्वोदय क्या है, उसका क्या स्वरूप है, क्या समस्या है, तभी तो आप 150 शब्द लिख पाएंगे। 2 लाइन में कैसे लिख पाएंगे? जैसे मैं कल बता रहा था कि जो टॉलस्टॉय है, तो टॉलस्टॉय की जो पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड, तो ऐसे समझिए, ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर निवास करता है। तो गांधी जी इसी से प्रभावित थे, और गांधी जी जो है देखा जाए तो उपनिषद से भी प्रभावित थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई, उपनिषद में लिखा गया है ना कि जो भी है सब जगह भगवान है, सृष्टि के कण कण में भगवान है, प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर विद्यमान है। तो जब सब पदार्थों में ईश्वर विद्यमान है तो हर जगह ईश्वरीय तत्व पाया जाता है। और ईश्वर, अहिंसा, सद्गुणता, नैतिकता, ये ईश्वरीय तत्व है। जब ये ईश्वरीय तत्व है तो आखिर हिंसा कहां से आया? बाहर से आया। जब ईश्वर ने हम लोग को बनाया है तो अच्छा गुण हमारे भीतर भर रखा है ना, तो हमारे जो बुराई अंदर है वो कहां से आई? तो बाहर से आई है। तो बाहर से आई है तो ऐसी दिशा में हम इसको बाहर कर भी सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, गांधी ने अहिंसा को
मानव का स्वाभाविक गुण मान लिया। और गांधी ने अहिंसा को स्वाभाविक गुण माना और इसको व्यापक व्याख्या के रूप में लिया। गांधी ने कहा कि ऐसा है कि किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न देना और साथ ही अपने भीतर दया, करुणा, सहानुभूति का भाव रखना, यह है अहिंसा। किसी को किसी तरह का दुख न देना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से किसी भी से दुख मत दीजिए। देखिए कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका बोली ही जहर है। मान लीजिए हम कहते हैं कि ऐसा बोल देंगे कि मान लीजिए सब करिए कि दूसरे को तुरंत बुरा लग जाएगा, वो भी तो कष्ट ही देने हुआ, वो भी तो हिंसा ही हुआ गांधी की नजर में। तो केवल ये नहीं कि आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, उसके साथ आपके भीतर जो है देखा जाए तो सहिष्णुता भी हो, सिंपैथी भी हो, करुणा भी हो, कंपैशन भी हो, कुछ जो है टॉलरेंस भी हो, इस तरह का मनोभावना, ये दोनों मिलकर गांधी जी का जो अहिंसा है वो वस्तुतः देखा जाए तो टॉलस्टॉय तो है ही है, टॉलस्टॉय से तो प्रभावित है, गांधी जी उपनिषद से भी प्रभावित है। ये दोनों मिलाकर गांधी जी ने जो है अहिंसा दिया है। और गांधी जी ने जो है वह अहिंसा को देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मान लिया कि इसमें दो गुण हो गए। एक तो नकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष का मतलब अभी जैसे बताया कि किसी को किसी प्रकार से कष्ट न देना, किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न देना। और फिर गांधी ने कहा कि इसमें सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष है कि आपके भीतर जो है वो देखा जाए तो दया, करुणा, सहानुभूति जैसे तत्वों को रखा जाए। तो ये जो नकारात्मक है इसमें, और दूसरी तरफ जो है नकारात्मक भाव भी है और साथ में सकारात्मक भाव भी है। दो तरह के भाव इसमें दिखाई देते हैं। अर्थ लिखिए, गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत टॉलस्टॉय तथा उपनिषद से प्रभावित है। टॉलस्टॉय तथा उपनिषद से प्रभावित है। टॉलस्टॉय तथा उपनिषद से प्रभावित है। टॉलस्टॉय ने माना कि ईश्वर का साम्राज्य हमारे भीतर निवास करता है। ईश्वर का साम्राज्य हमारे भीतर निवास करता है। और उपनिषद में कहा गया कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में, उपनिषद में कहा गया कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर विद्यमान है। सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर विद्यमान है। सभी वस्तुओं में ईश्वरीय गुण पाया जाता है। सभी वस्तुओं में ईश्वरीय गुण पाया जाता है। सभी वस्तुओं में ईश्वरीय गुण पाया जाता है। अतः हिंसा बाहर से उत्पन्न हुई है, बाहर से आई है। हिंसा बाहर से उत्पन्न हुई है। इसी कारण गांधी जी ने अहिंसा को मानव का
इसी कारण गांधी जी ने अहिंसा को मानव का स्वाभाविक गुण स्वीकार किया, स्वाभाविक गुण स्वीकार किया और कहा कि किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न दिया जाए, किसी को किसी प्रकार से कष्ट न दिया जाए और साथ ही दया करुणा सहानुभूति, साथ ही दया करुणा सहानुभूति का भाव भी रखा जाए, का भाव भी रखा जाए। मतलब किसी को किसी प्रकार से कष्ट मत दीजिए, हिंसा मत करिए। हिंसा न करें तो केवल हिंसा न करें यही गांधी जी का अहिंसा नहीं है, बल्कि दया करुणा और सहानुभूति भी रखा जाए, ये है अहिंसा। आप हिंसा नहीं कर रहे हैं, ठीक, हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके भीतर कोई करुणा दया सहानुभूति कोई भाव नहीं है, तब भी इसका मतलब कि आप गांधीवादी दर्शन आप नहीं प्रयोग कर रहे हैं। आपके अंदर दया करुणा ये सब भाव होना चाहिए। ये दोनों मिलाकर, ये जो दोनों पहलू है, इस दोनों पहलू को मिलाकर गांधी जी ने जो है अहिंसा कहा था। ये हमारी अहिंसा है। अहिंसा का मतलब केवल हिंसा न करना नहीं है। अहिंसा का मतलब हिंसा न करने के साथ मन वचन कर्म तीनों से किसी को कष्ट न दिया और साथ ही जो है वह मन में देखा जाए तो सकारात्मक मनोवृत्ति का भी विकास किया जाए, जिससे भविष्य में भी अहिंसा न हो, मन को भी ठीक किया जाए। तो कहते हैं ना, देखिए पहले मन ठीक करिए, अच्छा मनोवृत्ति रखिए। किसी के बारे में कोई देखिए गलत बोलता है, देखिए समझदार व्यक्ति बोलता है, छोड़िए हटाइए, मत बोलिए। क्यों नकारात्मक भाव रखते हैं, क्यों नकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं? नकारात्मक मनोवृत्ति रखेंगे, नकारात्मक तत्व आप में भी आ जाएगा। तो नकारात्मक तत्व आप में भी आ जाएगा। रोजाना वाली सुबह उठ के देखिए गार्जियन सबको डांटता रहता है घर में, पूरे दिन डांटते डांटते जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बेचारा खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हमें कहते हैं एक बार दो बार बच्चा बड़ा हो जाता है, एक बार बैठ के समझा दिया, तब बैठिए इधर आइए, पढ़िए लिखिए अपने हिसाब से। आपका जीवन है, आपको अपने जीवन चलाना। जब तक मैं हूं तब तक आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये समझिएगा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी व्यक्ति चला जाएगा, उसके बाद अपने सोचिएगा कि आपको लोग किस नाम से जानेंगे और आपका कैसे चलेगा। इस चीज को ध्यान रखिए। एक दिन समझा देगा 10-15 मिनट, अब बोलेगा चलिए आइए, अब बोलेगा पढ़िए, अच्छा मत पढ़िए। रोज नहीं समझाऊंगा, मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीऊंगा, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, आप अपने हिसाब से सोचते रहिएगा। रोज थोड़े ना, रोज मान लीजिए आपको गार्जियन सुबह फोन करके बोले 4:30 बजे उठ गए पढ़ने के लिए, नहीं अभी उठ रहा हूं, थोड़ा सा ठंडक यहाँ दिल्ली में ज्यादा है, टेम्परेचर 2 दिखाई दे रहा है, तो लिख के उसमें जो है स्वरूप आवलिक विशेषता, बस छोड़ा हूं, इसका स्वरूप आवलिक विशेषता लिखवा दूं। पहला चीज देखिए, आप देख रहे हैं कि अहिंसा केवल जो है सैद्धांतिक पहलू नहीं, बल्कि व्यवहारिक जो है विषय के रूप में भी है गांधी जी का अहिंसा। क्यों? कि मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गांधी ने करके दिखाया, सिर्फ गांधी ने कहा नहीं। अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन देखिए उन्होंने सफल बनाया। एक तो कहना होता है सदा सत्य बोलिए, अच्छा चरित्र रखिए, परिश्रमी बनिए, ये सब बता के चुपचाप सो गए तो गांधी ने ऐसा नहीं किया। लिखिए नंबर 1, गांधी जी की अहिंसा केवल सैद्धांतिक नहीं, गांधी जी की अहिंसा केवल सैद्धांतिक नहीं, अपितु
व्यवहारिक विषय के रूप में भी है, अपितु व्यवहारिक विषय के रूप में भी है, व्यवहारिक विषय के रूप में भी है। व्यवहारिक विषय के रूप में भी है, अर्थात मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकता है, अर्थात मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकता है। व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सकता है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अहिंसा का व्यवहारिक प्रयोग किया, अहिंसा का व्यवहारिक प्रयोग किया। बस केवल एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे किसी का क्वेश्चन बैंक है, वो कोई सा भी पुराना वाला हमारा वाला है किसी के पास, अच्छा कोई बात नहीं, कल देगा। कुछ भी क्वेश्चन गांधी जी का पढ़िए, दो चार उससे पढ़िए जल्दी से। गांधी जी ने जो भी देखा होगा दो चार पढ़िए। जो लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो दो चार पढ़िए तो बताऊंगा। बस आपको एक ही काम करना हमेशा कि जैसे ये वाला है, अब अहिंसा का प्रश्न आया तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अहिंसा जो मैं पढ़ा रहा हूं ये लिखिएगा। इसमें सर्वोदय या दार्शनिक अराजकतावाद या सत्य, मान लीजिए स्वराज, कुछ मत मिलाइएगा, क्योंकि आप जहां इसमें मिलाए फिर वो क्वेश्चन खराब हो जाता है। इसलिए मैं सब अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। थिंकर और थ्योरी एकदम एक एक चीज में पढ़ाता हूं, उसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता। कारण क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में गड़बड़ होता है मामला। पढ़िए, कुछ जो खोजे क्वेश्चन अभी खोज रहे हैं, बोला था घर पे खोजा करिए, दो चार पढ़िए जिसके पास हो। हाँ हाँ, तब तीनों है तो तीनों लिख दीजिए। क्या क्या है उसमें? अहिंसा, सत्य का पालन, श्रम की गरिमा। तभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि गांधी जी समाज सुधार की प्रवृत्ति में ये कहते हैं कि कहीं न कहीं जो है मानसिक और शारीरिक दोनों श्रम जरूरी, क्योंकि यदि आप मानसिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। और कहीं न कहीं गांधी जी ये मानते हैं कि कोई भी काम खराब नहीं है। गांधी ने तो कहा कि नाई का भी काम वही है जितना जो है अन्य कार्य है। तो हर कार्य का अपनी गरिमा है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इसीलिए गांधी जी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लिए। भाई कि भाई काम छोटा बड़ा, उन्होंने कहा काम छोटा बड़ा क्या है? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम ठीक है। आप ही मत सोचिए कि मैं मान लीजिए मास्टरी कर रहा हूं, मैं सोचूं देखो अधिकारी का काम बहुत अच्छा है। मास्टर का काम भी अच्छा है, अधिकारी का भी काम अच्छा है, इंजीनियर भी अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छा। हम अपने काम को अच्छा माने। और पढ़िए, अरे उसमें 3-3 दे रखा है, 60 नोट्स है, सबको एक एक पैराग्राफ लिखना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। एक ही में 3-3 लगा रखा है। और पढ़िए, नहीं और पिछले सालों का किसी के पास होगा तो